नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है वाक्य शुद्धि। निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं एक के बाद दूसरे टॉपिक की तरफ, और यहाँ पर जो वाक्य शुद्धि नाम का टॉपिक है, इसके कुछ बेसिक्स हैं। उस वाक्य शुद्धि तक हम तब पहुंचे जब वाक्य के संबंध में थोड़ी सामान्य सी जानकारी हम प्राप्त कर लें। तो देखिए, टॉपिक का नाम तो है वाक्य शुद्धि, और ये जो टॉपिक है ये है 5वां। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शुद्धि के बाद 5वां टॉपिक है वाक्य शुद्धि। इस वाक्य शुद्धि के अंतर्गत हमें सबसे पहले तो पढ़नी है परिभाषा। ठीक, उसके बाद देखने हैं वाक्य के अंग। इसके बाद देखने हैं वाक्य के तत्व। एक सामान्य सी जानकारी है पूरा का पूरा। इन सभी में देखना है पदबंध या वाक्यांश। पदबंध या वाक्यांश। और इन सब के बाद में एक टॉपिक और देखना है हमें, पदक्रम। और फिर हम चलेंगे नंबर 6 पर, वाक्य शुद्धि पर। ये क्रम हमारा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, परिभाषा की बात करें। मैं ऐसा समझूं कि परिभाषा को आप सब भली भांति जानते हैं। वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य है क्या? सार्थक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ का बोध हो। खुद शब्द अपने मायने बता रहे हैं। एक बार इसको लिख करके देखें। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ का बोध हो, वाक्य कहलाता है। ये तो है वाक्य की परिभाषा की बात। इसके बाद में देखें तो वाक्य के अंग क्या हैं? दूसरा बिंदु। तो देखिए, वाक्य के अंग के रूप में 2 ही अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। एक तो होता है कर्ता और दूसरा क्रिया। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं मुख्य रूप से। यानी कोई भी वाक्य जब बनता है तो वो 2 इन अंगों से मिलकर बनता है। कौन कौन से हैं 2 पार्ट? एक तो है कर्ता, सब्जेक्ट, और दूसरा है वर्ब, क्रिया। बाकी जितना भी हमें वाक्य में दिखाई देता है ना, कहीं ना कहीं या तो वो कर्ता का विस्तार है या वो क्रिया का विस्तार है। यदि व्याकरण की दृष्टिकोण से इन्हें देखें तो इन्हें ही कहते हैं उद्देश्य और नंबर 2 पर विधेय। इन्हें उद्देश्य और विधेय भी कहते हैं। ये बात भी आप लोगों तक पहुंच गई। और ये क्रम से है, क्रम से। क्रम से का मतलब, क्रम से का मतलब है कर्ता को कहेंगे उद्देश्य और क्रिया को कहेंगे विधेय। बाकी जितना भी हमें दिखता है ना, वो या तो कर्ता का विस्तार कर्ता का पूरक होगा या क्रिया का विस्तार क्रिया का पूरक होगा। तीसरे रूप में हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो क्या बन जाता है? सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता के बाद कर्म आएगा और कर्म के बाद क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है,
एक वाक्य ये देखें हम गौर करके, तो यहां पर पाएंगे राम करता है और पढ़ता है क्रिया है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बोल के देखें, ये जो पैटर्न हमने लिखा है, ये जो स्टाइल हमने देखी है, कर्ता और कर्म क्रिया वाली, कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया वाली, तो इस वाक्य को कैसे लिख सकते हैं? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। हो गया ना? वापस चले नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो इसको। राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि इस वाक्य को और भी बदल के देखें तो क्या होगा? देखिए, दशरथ के पुत्र राम, सम्मानजनक लिख रहे हैं हम, दशरथ के पुत्र राम पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहां पर ये जितना भी हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है राम से पहले तक का, क्या है? सब राम का विस्तार, कर्ता का विस्तार। और भी इसको बढ़ाना चाहें तो किसकी पुस्तक पढ़ रहे, कहां पर पढ़ रहे? कुल मिलाकर के वाक्य में दो स्थितियां मुख्य होती हैं, एक होती है कर्ता और दूसरी होती है क्रिया। यही बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं उद्देश्य, इसी को क्या कह रहे हैं? उद्देश्य। और इसी को कह रहे हैं विधेय। क्रिया तो विधेय है और कर्ता उद्देश्य है। शेष जो स्थिति होगी वो या तो होगा उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का विस्तार प्लस उद्देश्य, उसके बाद विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार और विधेय। अब इस रूप को कितना भी हम बढ़ा सकते हैं, यहां पर इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी लंबा कर सकते हैं। इस स्थिति में देखें तो कर्ता का विस्तार, कर्ता और विधेय। और बड़ा करके देखें इसे तो कर्ता का विस्तार, कर्ता, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार और विधेय। आप सोच रहे होंगे कि वाक्य शुद्धि के अंतर्गत इनकी जरूरत कहां पड़ रही है, क्यों सीख रहे हैं हम इनको कि ये उद्देश्य और विधेय क्या है, कर्ता और क्रिया क्या है। जनाब, वाक्य अशुद्धि के अंतर्गत हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से वाक्य में अशुद्धि आती है। यदि इन बेसिक्स का हमें पता होगा तो वहां बात को समझने में बहुत आसानी रहेगी। पिछली स्लाइड पर चल करके देखें कि ये वाक्य के अंग हमने देख लिए हैं, परिभाषा हमने देख ली है। इसके बाद में है वाक्य के तत्व। अब किसी भी वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं ये देखें। तीसरा है वाक्य के तत्व। तो वाक्य के तत्वों में सबसे पहले आएगा सार्थकता। सबसे पहला वाक्य का तत्व कौन सा है? सार्थकता। दूसरा योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, आकांक्षा के बाद में चौथा है निकटता, इसी को कहते हैं आसक्ति या सन्निधि।
5वें नंबर पर देखें तो पदक्रम, और 6ठे नंबर पर है अन्वय। सार्थकता का मतलब होता है वाक्य में अर्थ प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक। योग्यता का मतलब है पद, पात्र, घटना आदि का अनुकूल होना। इसका मतलब क्या है? पद, पात्र, घटना आदि का अनुकूल होना। जैसे आप इसको समझने के दृष्टिकोण से कहें तो कह सकते हैं वह आग खाता है। कांट बी पॉसिबल, कोई आग खा सकता है? वह आग खाता है। तो इसमें योग्यता ही नहीं है, अर्थ प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। सार्थकता का मतलब अर्थपूर्ण होना चाहिए, वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आकांक्षा, एक पद को पढ़ने के बाद दूसरे को जानने की इच्छा रखना या इच्छा होना, इसको कहते हैं आकांक्षा। निकटता का मतलब है वाक्य में प्रयुक्त पदों में परस्पर समान दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे राम तो लिख दिया यहां पर और पुस्तक लिख दिया 1 किलोमीटर आगे और पढ़ता लिख दिया अगले गांव में, तो ये वाक्य नहीं बनेगा। ये वाक्य नहीं बनेगा। पदों में परस्पर समान दूरी होनी चाहिए। ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं आसक्ति, सन्निधि या निकटता। पदक्रम, तो पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। अब क्या क्रम है? हिंदी में भी वही क्रम है जो अभी हमने देखा था, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा या सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। अन्वय, एक पद की दूसरे पद से कुछ ना कुछ मेल होना चाहिए। पदों का परस्पर मेल होना चाहिए। पदों का परस्पर मेल होना चाहिए। यह हो जाएगा अन्वय के अंतर्गत। तो देखो, ये सामान्य सी जानकारियां हैं, ये हमें होनी चाहिए। सार्थकता, वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थ प्रदान करने वाला होना चाहिए। योग्यता, उसके पद, पात्र, घटना आदि अनुकूल होने चाहिए। आकांक्षा, एक पद को पढ़ने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा रहनी चाहिए। वह जा रही है, तो कौन जा रही है, कहां जा रही है, ये आकांक्षा की बात है। निकटता, पद परस्पर दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, निकट हो, ज्यादा दूर नहीं हो। पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए और अन्वय होना चाहिए। इसके बाद में वाक्यांश किसे कहते हैं या उपवाक्य किसे कहते हैं, ये देखिए। इनकी सबकी जरूरत आपको पड़ेगी। उपवाक्य, उपवाक्य नहीं, पदबंध या वाक्यांश, पदबंध या वाक्यांश। और इसी के अंतर्गत फिर बाद में हम देखेंगे उपवाक्य से आशय क्या है। तो पदबंध क्या होते हैं या वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद
परस्पर मिलकर अर्थ तो प्रदान करते हैं, अर्थ तो प्रदान करते हैं, किंतु वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते, पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते। तो पदों का, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर के अर्थ तो प्रदान करते हैं किंतु वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते, अर्थ तो प्रदान करते हैं किंतु वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते, वह पद समूह, वह पद समूह पदबंध या वाक्यांश कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे इसको समझने के दृष्टिकोण से हम देखें तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय के समान भोली, अब कौन पता नहीं, लेकिन गाय के समान भोली अर्थ प्रदान कर रहा है। ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ने वाले, देखो और भी अनेक कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे आजकल अच्छे भले भी, अब ये अपने आप में अनेक पद मिलकर के अर्थ तो प्रदान कर रहे हैं लेकिन एक वाक्य नहीं बन रहा, आगे जरूरत पड़ रही है, क्या कहना चाहते हो वह बात कहिए, ठीक है ना। जैसे 8-10 मिलकर, अब 8-10 मिलाने की तो बातें हो रही है पर कौन 8-10 मिलकर क्या करने की बातें हो रही हैं। और भी इसको आसान शब्दों में कहें ना तो आप ये लिख सकते हो यहां पर ये समझने के लिए कि मुहावरे प्राय वाक्यांश या पदबंध ही होते हैं, अर्थ होता है ना उनमें। मुहावरे प्राय वाक्यांश या पदबंध ही होते हैं। ये बात हुई पदबंध या वाक्यांश के बारे में। इसके बाद में देखिए आप उपवाक्य। उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों तो वह वाक्य जितनी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने उपवाक्यों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये होते हैं उपवाक्य।
जैसे इसको समझने के दृष्टिकोण से कहें, जैसे उसने मेहनत की इसलिए RAS बन गया। अब देखो इसमें समाप्त करने वाली वाक्य को कितनी क्रियाएं हो रही हैं, मेहनत की, मेहनत करना और एक बनना, तो दो समापिका क्रियाएं हो गई, वाक्य में दो समाप्त करने वाली क्रियाएं हो गई, संपूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली क्रिया हो गई, तो ये वाक्य दो उपवाक्यों में बट गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखें, बारिश आने पर वह घर गया, घर चला गया। तो देखो एक तो घर जाना और एक बारिश का आना, दो समापिका क्रिया हो गई, तो ये वाक्य दो में ही बट गया। कितने उपवाक्यों में बट गया? दो उपवाक्यों में। तो ये वाली बात भी हम लोगों को पता हो। ऐसे ही वाक्य के भेद देखें, बिल्कुल सामान्य, बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत संक्षेप में इनको कर रहे हैं। वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और दूसरे हैं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आप भी जानते हो, देखो सरल या साधारण वाक्य, इनकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। भले ही आप वाक्य शुद्धि का टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर भी, और ये जानकारी के कारण ही लिख रहे हैं हम, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, ये हो गए रचना के आधार पर तीन प्रकार के। अर्थ के आधार पर देखो, विधिवाचक, नंबर 2 निषेधवाचक, नंबर 3 प्रश्नवाचक, नंबर 4 आज्ञार्थक, नंबर 5 इच्छार्थक, नंबर 6 विस्मयादि बोधक, छह तो हो गए ये। सातवां है संदेहवाचक, और आठवां है संकेतवाचक या शर्तवाचक, संकेतवाचक या शर्तवाचक। यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आओ ही नहीं, संदेहवाचक। तुमने आने के लिए मना कर दिया, क्या तुम आओगे? तुम्हें जरूर आना है, मैं चाहता हूं कि तुम आओ। वाह, तुम आ गए। एक वाक्य और आठों प्रकार से कन्वर्ट कर दिया।
विधिवाचक या विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक या इच्छाबोधक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये तमाम वाक्य भेद के अंतर्गत जान लिए हमने। ठीक है, अब उसके बाद में अगला जो बिंदु है वो है पदक्रम का। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पदक्रम। तो पदक्रम से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आपको होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, वाक्य में पदक्रम। वाक्य में पदक्रम देखिए, सबसे पहला पदक्रम में अभी अभी चर्चा की, क्या स्थिति होनी चाहिए, कर्ता और क्रिया की। नंबर 2, कर्ता की, कर्म की और क्रिया की। दूसरी स्थिति यह है। तीसरी स्थिति है कर्ता का विस्तार, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया। चौथी स्थिति है कर्ता का विस्तार, कर्ता, कर्म, क्रिया का विस्तार और क्रिया। आपको पता है कर्म हमेशा क्रिया का होता है, कर्ता का नहीं होता है। कर्म हमेशा क्रिया का होता है। उसके बाद देखें तो कर्ता का विस्तार, अभी अभी इसको समझा इसलिए नहीं समझा रहा हूं, है ना। फिर कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया का विस्तार इस जगह पर। क्रिया नहीं होगी, क्रिया के विस्तार से ही काम चला लेंगे। तो एक एक करके इन नियमों को लिखते हैं और इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक एक एक बिंदु करके हमें समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1। ये विस्तार में क्या आता है पता है ना आपको? सप्लीमेंट्री, पूरक। ठीक है, ये भी पूरक। आगे बढ़ाएं अब। चलिए नियम नंबर 1 देखें। मुख्य मुख्य बातें देख रहे हैं हम पदक्रम में। क्रिया का कर्म या उसका पूरक क्रिया से पहले आता है। क्रिया का कर्म या क्रिया का पूरक क्रिया से पहले आता है। अभी अभी देखा ना, क्रिया से पहले ही आया है। पदक्रम का महत्वपूर्ण स्थान है वाक्य शुद्धि में। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, तो क्रिया है खाया। क्या खाया? आम। पहले आ गया क्रिया से, बस। दूसरा देखिए पदक्रम में, यदि 2 कर्म हों, यदि 2 कर्म हों तो गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। तो गौण कर्म, ये गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म
बाद में आता है। जैसे शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। यहां पर देखें, छात्र और हिंदी दो कर्म हैं, तो जो प्राणीवाचक है वो पहले आ गया नंबर 1, और जो पदार्थवाची है वो बाद में आ गया। मुख्य कर्म के साथ में लिख दो आप वस्तु या पदार्थ। ये दूसरा नियम है। नंबर 3 बात देखें इसी में, सर्वनाम के पहले विशेषण नहीं आ सकता। सर्वनाम के पहले विशेषण नहीं आ सकता। विशेषण नहीं आएगा। सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होगा। सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होगा। जैसे वह बालक सदाचारी है। वह बालक सदाचारी है। तो सर्वनाम क्या है? वह सदाचारी वह बालक है, ऐसे नहीं आएगा, बाद में आएगा विशेषण। बस ये है यहां पर समझने की बात। इसके बाद में है निषेधार्थक क्रिया विशेषण क्रिया से पहले ही आते हैं। नंबर 4, निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे आज घर नहीं जाऊंगा। आज घर नहीं जाऊंगा। तो ये जो नहीं आ रहा है ये क्रिया से पहले ही आएगा, कहीं और नहीं आ सकता। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रिया विशेषण क्रिया से पहले ही प्रयुक्त होता है। क्रिया से पहले ही प्रयुक्त होता है। जैसे वह कौन है। वह कौन है, ये देखो क्रिया से पहले। उसका घर कहाँ है। उसका घर कहाँ है, तो देखो ये उसका कहाँ घर है, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। उसका घर कहाँ है, तो ये पहले ही आएगा। जो दे रखा है ना ये कहाँ, प्रश्नवाचक, क्रिया से पहले ही आएगा। आगे बढ़ाएं, अगली बात देखें।
पूर्वकालिक कर धातु के पीछे जुड़ता है। नंबर 6, पूर्वकालिक कर धातु के पीछे जुड़ता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये तो बता दी पूर्वकालिक क्रिया की पहचान, और नीचे बता दिया पूर्वकालिक क्रिया आएगी कहां पर। जैसे आगे इसको देखें, वह घर जाकर सो गया, तो यहां पर घर पहले गया है, घर नहीं आया, इसमें घर और लिख दें। वह, तो वह सोया पहले है या गया पहले है? तो गया पहले है, कर आ रहा है, ये आ गया पहले नंबर 1, और सोना नंबर 2 पर। ये बताना उद्देश्य है इस बिंदु नंबर 6 का। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, अगला रूप देखेंगे। चलिए, नंबर 7, समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में आता है। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में आता है। आप सोच रहे होंगे समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय करने वाले, दो को जोड़ने वाले, ये है ना, और, तथा, लेकिन, किंतु, ये सब क्या है? समुच्चय बोध है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में आते हैं। तीन समान शब्द या वाक्य हो तो, यदि तीन समान शब्द या वाक्य हो तो यह योजक अव्यय तीन समान शब्द या वाक्य हो तो यह योजक अव्यय अंतिम से पहले आएगा। अंतिम से पूर्व आएगा। जैसे राम, लक्ष्मण और सीता। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए। आ गया ना ये अंतिम से पहले। आगे बढ़ें, चलिए अब नंबर आता है इसके बाद में, इन तमाम बातों को जानने के बाद में, वाक्य शुद्धि का। तो कोई भी वाक्य में अशुद्धि है या नहीं है,
इस बात की जानकारी हमें कब लगेगी? जब हमें वाक्य के अंतर्गत उन नियमों का पता होगा कि किन किन कारणों से वाक्य में अशुद्धि आती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धि। अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धि, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कोई प्रयुक्त कर दिया जाए शब्द तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे मैं प्रातः काल के समय, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। अब आप देखिए, जब काल ही आ गया तो समय लिखने की क्या आवश्यकता है? या तो लिखे मैं सुबह के समय पढ़ता हूं, और या लिख दे मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। समय को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक शब्द आया है ये समय, तो आप इसको शुद्ध रूप में कैसे लिख देंगे? मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। ये लो, आगे बढ़ें। नंबर 2, ये पहला था। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई। क्या होगा इसका? जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, सजा की क्या आवश्यकता है? अनावश्यक है। शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? जज ने उसे मृत्यु दंड दिया या मौत की सजा सुनाई, या मौत की सजा सुनाई। जब दंडी आ गया तो सजा नहीं आ सकता ना। ये लीजिए। ऐसे ही तीसरा वाक्य देखिए। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? तो क्या आएगा इसका? शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हुआ। यदि दूसरे रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा? फिर क्या हुआ। दोनों ही एकदम राइट हैं। ये लो, अगला उदाहरण देखें। यह कैसे संभव हो सकता है? नंबर 4, यह कैसे संभव हो सकता है? अब क्या आएगा इसमें? जब संभावना ही आ गई तो सकना की आवश्यकता नहीं है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यह कैसे संभव है, सकना अपने आप निहित है इसमें। या इसको लिख सकते हैं, यह कैसे हो सकता है
दोनों ही रूप सही हैं। पांचवा वाक्य देखिए, मेरे पास केवल मात्र मेरे पास केवल मात्र 1 साल है। अब क्या होगा, ये दोनों शब्द रिपीट हो गए हैं। मेरे पास केवल 1 साल है, मेरे पास पढ़ाई के लिए केवल 1 साल है, या मेरे पास मात्र 1 साल है, या मेरे पास मात्र 1 साल है। ये लीजिए। अगला उदाहरण देखिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहे हैं आप। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। एक बात देखिए, जब सहित आ रहा है तो स की जरूरत नहीं है, और जब स उपसर्ग जुड़ रहा है तो सहित की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे इसको? सप्रमाण उत्तर दीजिए। सप्रमाण उत्तर दीजिए, या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। दोनों ही सही हैं, तो इनको देखें और फिर इसके बाद आगे लिखेंगे। कुछ उदाहरण नंबर 7 पर। नंबर 7, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। 8वां उदाहरण देखिए, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नंबर 9, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। नंबर 10, सारे देश भर में यह बात फैल गई। सारे गांव भर में यह बात फैल गई। इसके बाद नंबर 11, तुम वापस लौट जाओ। तुम वापस लौट जाओ। फिर इसके बाद में, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। वह सचिवालय
कार्यालय में लिपिक है। अब देखो आप एक एक को बताओ किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। देखें इनको, देखो इसमें हो जाएगा किसी और से परामर्श लीजिए, या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, ये दोनों हो जाएंगे। इसमें नौजवान ही आ गया है तो युवक युवतियों की क्या आवश्यकता है? नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को आगे आना चाहिए। जब अचल ही आ गया है, विंध्याचल आ गया, तो पर्वत की आवश्यकता नहीं है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, हिमालय से प्राचीन है। ऐसे ही 10वां, सारे गांव में यह बात फैल गई, जब सारे आ गया तो भर की कहां आवश्यकता है। सारे गांव में यह बात फैल गई। तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो वापस जाओ और या लौट जाओ। दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, सीलिंग फैन, पंखा, डॉक्टर सोप, साबुन, है ना। ऐसे ही सचिवालय में लिपिक है, सचिवालय कार्यालय ही है, तो वह सचिवालय में लिपिक है, या फिर सचिव कार्यालय में लिपिक है। समझ गए? तो जरूर से जरूर इन बातों को ध्यान रखें। आगे बढ़ाएं, कुछ उदाहरण और देखें। ये आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, चलो, है ना। आपसे नहीं होंगे तो कर लेंगे। एक एक करके देखिए अनावश्यक शब्द के कारण। जैसे नंबर 1, उसे 100%, उसे 100%, एक शब्द रह गया है बीच में, उसे लगभग, उसे लगभग 100% अंक मिले। पहला वाक्य, ये तमाम सारी प्रमाणिक पुस्तकों में दे रखे हैं, लेकिन इनको देखने की जरूरत तो है नहीं क्या? ऐसे ही नंबर 2, वह सायंकाल के समय घूमने जाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करके रोने लगी। चौथा उदाहरण देखिए, वह बहुत सज्जन पुरुष हैं। वह बहुत सज्जन पुरुष हैं। नंबर 5, यह सबसे सुंदरतम कमीज है। यह सबसे सुंदरतम कमीज है।
नंबर 6, वह शायद जरूर आएगा। वह शायद जरूर आएगा। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। कभी कभी तो हास्यास्पद स्थिति बन जाती है इनमें वाक्य में। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ये हालत है, हालत, और इसको देश की जगह कर लो राज्य की। राज्य की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। आगे है नंबर 8। नंबर 8, थोड़ी ठंडी बर्फ लाओ। थोड़ी ठंडी बर्फ लाओ। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन जीना ठीक नहीं। दास्ता युक्त गुलामी का जीवन जीना ठीक नहीं है। आगे बढ़ें। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। नंबर 11, वह पानी से पौधों को सींचता है। माली पानी से पौधों को सींचता है। आगे बढ़ाएं। और नंबर 2, नियम नंबर 2, इनको पूरे 11 के 11 उदाहरणों को हल करना और कल इनको सॉल्व करेंगे, है ना। कल इनको देखेंगे और कल इसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद में नियम नंबर 2 देखेंगे, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि। अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि। तो कल की क्लास में सबसे पहले तो ये होमवर्क वाले जो बिंदु हैं ना, इन पर बात करेंगे और फिर उसके बाद में ये नियम नंबर जो 2 है, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि, इसको लेकर के बहुत सारे उदाहरणों पर अभ्यास करेंगे। वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक है वो किसी भी प्रकार से आपसे नियमों की अपेक्षा नहीं करता, केवल और केवल अधिकांश उदाहरणों पर आपका अभ्यास होगा तो वो धीरे 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 प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट की कंडीशन में आपको ले आएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार पुनः आप इन सारे उदाहरणों को देख लें जो होमवर्क के लिए आपको दिए हैं, उसे लगभग 100% अंक मिले कि अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि क्यों है इन सब में। यदि इस मूल बात को आप समझ गए ना, अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि क्यों है, शब्द के कारण अशुद्धि,
ये जो बात है इसको आपने इन उदाहरणों में पहचान लिया तो बहुत सही कंडीशन में आप आ जाएंगे। और इनको सबको हल करना, इससे पूर्व जितने उदाहरण लिखा है उनको एक बार ढंग से देख लेना, नोटिस करना, लिपिबद्ध करना और कल इनके उत्तर लिख करके और आप लोग तैयार रहना। तो कल एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में और आगे बढ़ाएंगे इस क्रम को। धन्यवाद, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, थैंक यू।